हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए मुर्दा का टापू पार्ट 3 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लोगों का झुंड दरवाजे पर बढ़ने लगा है। सर लोग मुर्दे में बदलने लगे हैं। लोग दरवाजे को तोड़ने पर आमादा हैं। अगर ऐसा रहा तो ये लोग दरवाजे को तोड़ डालेंगे। एक अफसर ने मयंक को फोन कर कर कहा। मयंक ने मेयर की तरफ देखा। मेयर ने मयंक से फोन ले लिया। ये मैं हूँ, इस शहर का मेयर। ख़त्म कर दो सभी को, मेयर ने कहा। ये आप ऐसे कैसे करवा सकते हैं? मयंक ने गुस्से से मेयर की तरफ देखा। मैं वही कर रहा हूँ जो कि ज़रूरी है। इस समय इस शहर को बचाना बहुत ज़रूरी है, मेयर ने कहा। बाहर गोलियां चलने लगी। लोग एक एक करके मरने लगे। कुछ ही देर में वहाँ लाश का अंबार लग गया। सब कुछ देर के लिए शांत हो गया। गोलियां रोक दो, अब यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा है, अफसर ने कहा। तभी उस लाश में कुछ आहट महसूस हुई। वो सब अब मुर्दा बनकर फिर से उठने लगे थे। गोलियां चलाओ, अफसर चिल्लाया, लेकिन उन मुर्दों की भीड़ का इतना दबाव बन गया था कि वो गेट एक ही झटके से गिर गया और वो सभी मुर्दे शहर में घुसने लगे थे। मुर्दों का पूरा झुंड उस गाड़ी से चिपटा हुआ था। वरुण, रितु और निशा उस गाड़ी से पहले ही निकल चुके थे। रितु के पैर में थोड़ी चोट लगी थी। रितु, तुम चल तो सकती हो? वरुण ने पूछा तो रितु ने हाँ में हामी भरी। हमें यहाँ से शहर पहुँचना होगा, वरुण ने रितु को सहारा देते हुए कहा। तभी निशा ने वरुण से बंदूक छीनते हुए पीछे फायर किया। पीछे एक मुर्दा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। आप इन्हें संभालिए, बाकी मैं इन मुर्दों को संभालती हूँ, निशा ने वरुण से कहा तो वरुण ने हल्की से गर्दन हिलाई और फिर वो लोग धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगे। शाम में ही सबने उस टापू पर पहुंचने के लिए तैयारी शुरू कर दी। हम सब तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। ये रखो सैटेलाइट फोन, ये जहाज तुम लोगों की मदद के लिए यहीं खड़ा रहेगा, कर्नल ने विजय से कहा। बोट तैयार खड़ी थी। वो पांचों उस बोट पर सवार हुए और उस टापू की तरफ बढ़ने लगे। हमें यहीं रुककर सुबह होने तक का इंतजार करना होगा, तट पर पहुंचकर विजय ने कहा। उन्होंने चेक किया तो वहाँ रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अजीब बात है कि यहाँ रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं है, जबकि यहाँ रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, विजय ने कहा। सुबह होते ही उन्होंने उस टापू का नक्शा निकाल लिया। जिस जगह इस वक्त हम लोग हैं, यहाँ से वो लैब लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखो, यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद एक बस्ती है जहाँ से अंडरग्राउंड सीवेज शुरू होता है जो सीधा लैब तक जाता है। हम लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे, विजय ने सबको समझाते हुए कहा। सभी ने अपनी गन रिलोड कर ली और वहाँ से आगे बढ़ने लगे। सब तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कि यहाँ कोई भी नहीं रहता हो। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। 1 मिनट रुको, अंकित ने सबको रोकने का इशारा किया। अंकित अपनी गन लेकर झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। बाकी लोगों ने भी गन हाथ में कसकर पकड़ ली थी। अंकित ने जैसे ही झाड़ियों को देखा तो वहां से एक गीदड़ निकलकर भागा। कोई नहीं है यहाँ पर, अंकित ने कहा कि तभी एक मुर्दा अंकित पर झपटा। धाई की आवाज से एक गोली से उस मुर्दे की खोपड़ी उड़ गई। अगर यहाँ और भी मुर्दे होंगे तो गोली की आवाज से उन्हें पता चल गया होगा, विजय ने कहा। मुझे माफ करना, मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था, अंकित ने अफसोस के साथ कहा। छोड़ो ये सब, वैसे भी वो जगह यहाँ से अब ज्यादा दूर नहीं है। हमें अब यहाँ से तेजी से बढ़ना होगा, विजय ने कहा। वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। अंकित ने दूरबीन से देखा। ये देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी सारी बस्ती ऐसी दिख रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, अंकित ने विजय को दूरबीन देते हुए कहा। विजय ने देखा तो वहाँ सब सही दिख रहा था। शाम और राजन, तुम लोग कवर करो,
मैं डॉक्टर विजय और हिमांशी बस्ती के आसपास जाकर देखते हैं। ध्यान रखना कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक गोली मत चलाना, अंकित ने कहा। वो लोग धीरे धीरे उस बस्ती की तरफ बढ़ने लगे। बस्ती के पास पहुंचकर वो सब चौंक पड़े। पूरी बस्ती मुर्दों से भरी पड़ी थी। वो लोग वहां बिल्कुल ऐसे ही काम में लगे थे जैसे जिंदा लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे रहते थे। ये अजीब है, अंकित ने कहा। वो देखो सामने लैब है, विजय ने कहा। हमें सीवेज का रास्ता देखना होगा, विजय ने कहा। तभी लैब की तरफ से सायरन बजने लगा। उस सायरन की आवाज सुनकर सब मुर्दा वहीं खड़े हो गए और सायरन की आवाज खत्म होने के बाद वो सभी थोड़े खूंखार से हो गए थे और फिर एक कतार में आगे बढ़ने लगे। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हिमांशी ने पूछा। हमें चलकर देखना चाहिए, अंकित ने कहा। मेजर, हमें 2 दल में बढ़ जाना चाहिए। मैं और हिमांशी लैब की तरफ बढ़ जाते हैं और आप अपने आदमियों के साथ इन मुर्दों के पीछे जाओ, विजय ने कहा। ठीक है, अंकित ने कहा और अपने साथियों के साथ उस ओर निकल गया। हिमांशी, तुम मेरे साथ आओ, विजय ने कहा। तभी विजय को सिंक होल दिखाई पड़ा। हिमांशी, इधर आओ, विजय ने उसे सिंक होल का गटर खोलते हुए कहा। हिमांशी और विजय उस लिंक होल से सीवेज के अंदर उतर गए। वहाँ बहुत तेज बदबू फैली हुई थी। यहाँ कितनी बुरी बदबू है, हिमांशी ने कहा और अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया। ज्यादा आवाज मत करो, अगर उन्हें जरा से भी हमारी भनक लगी तो हमारा बचना असंभव है, विजय ने हिमांशी से धीरे से कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आहट सी महसूस हुई। विजय ने हिमांशी के मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और ऊपर देखने लगा। ऊपर एक जाली लगी हुई थी जिसके ऊपर से वो मुर्दे गुजर रहे थे। पहले मैं निकलता हूँ, विजय ने धीरे से कहा और धीरे धीरे सरक कर आगे बढ़ गया। फिर हिमांशी निकलने लगी कि तभी हिमांशी के पैर पर एक मोटा सा चूहा चढ़ गया। वो अचानक से चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर मुर्दे ऊपर से नीचे की तरफ झांकने लगे और फिर उन लोगों को देखकर जाली खोलने की कोशिश करने लगे। हिमांशी, जल्दी करो, विजय ने कहा और उसका हाथ पकड़कर वहां से आगे भागने लगा। पीछे से जाली टूटने की आवाज उन्हें सुनाई देने लगी थी। अंकित, शाम और राजन के साथ उन लोगों के पीछे बढ़ रहे थे। आगे चलकर वो लोग समुद्र के पास एक बड़े से मैदान में रुक गए। अंकित वहां का नजारा देखकर चौंक गया। उन लोगों ने एक बड़ा सा समुद्री जहाज बना लिया था जिस पर तोप रखी जा रही थी। कुछ मुर्दों के पास और भी हथियार थे। ओह माय गॉड, ये लोग शायद हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, अंकित ने कहा। तुम लोग इन पर नजर रखो, मैं कर्नल को खबर करता हूँ। ये कहकर अंकित ने अपना सैटेलाइट फोन निकाल लिया और एक तरफ जाकर कर्नल से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा कि तभी उसके सामने एक मुर्दा आ गया। अचानक उसे देखकर अंकित का सैटेलाइट फोन नीचे जा गिरा। अंकित ने अपना खंजर निकाल लिया। जैसे ही मुर्दे ने अंकित पर झपट्टा मारा, अंकित ने उसके सर में खंजर घुसा दिया। उस मुर्दे ने एक डकार से ली और वहीं गिर गया। अंकित तुरंत अपने साथियों की तरफ बढ़ गया। शाम और राजन थोड़ा आगे बढ़कर उन मुर्दों को देखने लगे थे कि तभी उन मुर्दों की नज़र उन पर चली गई और एक मुर्दे ने उन पर गोली बरसानी शुरू कर दी। पीछे हटो, तुम दोनों मेरे साथ आओ, गोलियां मत चलाना, अंकित ने कहा और उन दोनों के साथ वहां से भागने लगा। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें वापस बोट की तरफ जाकर कर्नल को इस खतरे के प्रति संचेत करना होगा, अंकित ने कहा। और उन दोनों का क्या होगा, शाम ने पूछा। तो फिर तुम दोनों बोट से चले जाओ और मैं उन दोनों को देखता हूँ। अब जाओ, अंकित ने कहा और सब अलग अलग दिशा की तरफ मुड़ गए। मयंक भी और सेना के जवानों के साथ उन मुर्दों पर गोलियां बरसाने लगा, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। हमें पीछे हटना होगा, जितनी जल्दी हो सके ये शहर खाली करवाना शुरू कर दो, मयंक ने कहा। इतने में सेना के और भी जवान और टैंक बंद गाड़ियां वहां पहुंच गई थी। मुर्दे धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगे थे।
इन्हें काबू करना अब हमारी बस से बाहर होता जा रहा है। मयंक ने मेयर से कहा, हमें अभी के अभी ये शहर छोड़ना होगा। मेयर ने कहा, क्या हम ऐसे इन लोगों को इस हालत में नहीं छोड़ सकते? मयंक ने कहा, हम अब कुछ नहीं कर सकते। तुम देख ही रहे हो कि ये मुर्दे अब सेना के भी नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। मेयर ने कहा, आप जा सकते हैं मेयर साहब, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मयंक ने कहा और वापस चला गया। मेयर ने अपनी गाड़ी निकाली और तेजी से उस शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। हिमांशी और विजय तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके पीछे की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो मुर्दा उन लोगों से ज्यादा दूर नहीं है। आगे जाकर सीवेज का रास्ता 2 जगह मुड़ गया। अब हम किधर जाएं? हिमांशी ने पूछा। रुको जरा, मुझे वो नक्शा देखने दो। विजय ने यह कहकर अपना बैग खोला तो उसमें नक्शा नहीं था। वो नक्शा यहाँ नहीं है, हमें वक्त नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा करो कि दाईं तरफ चलते हैं, विजय ने कहा। इतने में एक मुर्दा उनके बहुत करीब आ गया था। हिमांशी ने उसके सर पर गोली मारी तो एक ही झटके से उसकी खोपड़ी का चूरा हो गया। चलो अब, ये कहकर विजय हिमांशी को लेकर दाईं तरफ मुड़ गया। भागने लगा, लेकिन उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। आगे उस सीवेज का रास्ता बंद था। ये रास्ता तो बंद है, हम पीछे भी नहीं जा सकते, हिमांशी ने घबराते हुए कहा। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर विजय ने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक तरफ सीढ़ियों पर गई जहाँ से ऊपर सिंक होल था। वो देखो, रास्ता मिल गया, विजय ने कहा और दोनों उस तरफ बढ़ने लगे। शाम और राजन बोट स्टार्ट करके अपने जहाज की तरफ बढ़ने लगे थे। तभी थोड़ी दूरी चलने पर ही बोट रुक गई। इंजन की रफ्तार बढ़ाने के बाद भी बोट आगे नहीं बढ़ी। मुझे लगता है कि बोट के नीचे शायद कुछ फंस गया है, शाम ने कहा। रुको, मैं नीचे जाकर देखता हूँ, राजन ने कहा। राजन पानी में उतरकर देखने लगा तो बोट बहुत सारे मुर्दों के बीच फंस गई थी। नीचे बहुत सारे मुर्दे हैं। राजन ने पानी से बाहर आकर कहा, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें वापस टापू पर ही लौटना होगा, शाम ने कहा। और फिर दोनों तैरकर टापू की तरफ आने लगे। वो लोग टापू के पास पहुंचे ही थे कि तभी राजन का पैर किसी ने पानी के अंदर खींच लिया। शाम टापू पर पहुंच चुका था। ये राजन कहाँ गया? शाम ने खुद से कहा कि तभी उसके सामने से मुर्दों का एक झुंड आता हुआ दिखाई देने लगा। शाम ने अपनी गन निकाल ली थी और उससे उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन इतने मुर्दों का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्त में आ गया। मुर्दे तेजी से पूरे शहर में फैलने लगे थे। मयंक को जब होश सा आया तो उसे ध्यान आया कि एक तेज धमाका हुआ था। वो उन लाशों के बीच से उठा। उसका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था। जब उसने अपना हाथ देखा तो उसकी कोहनी की हड्डी बाहर निकल गई थी। वो ऐसे ही दर्द में थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि हर जगह बस मुर्दे और चीखते चिल्लाते लोगों की भीड़ और नीचे गिरे हुए लाश थी। हम लोगों का अंत इस तरह से नहीं होना चाहिए। बस डॉक्टर विजय किसी भी तरह अपने मिशन में कामयाब हो जाएं, मयंक ने धीरे से कहा और पास ही पड़ी एक गन उठाकर एक तरफ बढ़ने लगा। हिमांशी, पहले तुम ऊपर चढ़ो, इतने में इन मुर्दों को देखता हूँ, ये कहकर विजय ने अपनी गन निकाल ली। हिमांशी तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। धाई की आवाज से विजय की गन से एक गोली निकली और एक मुर्दे की खोपड़ी को तोड़ते हुए निकल गई। विजय तेजी से मुर्दों पर गोली चला रहा था, लेकिन उनकी संख्या बढ़ते ही जा रही थी। इस पर लगा ढक्कन खुल नहीं रहा है, हिमांशी ने ऊपर से परेशान होकर कहा। हिमांशी की आवाज सुनकर विजय तेजी से उस सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उस सिवर पर लगा ढक्कन बहुत कसकर बंद हो रखा था। नीचे के मुर्दे अब सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे थे। विजय ने कुछ पर गोली भी चलाई, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वो दोनों तेजी से उस ढक्कन को खोलने के लिए तेजी से उस पर धक्का मारने लगे। तभी एक मुर्दे ने विजय का पैर पकड़ लिया। विजय ने गोली भी मारी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो मुर्दा विजय को नीचे खींचने लगा।
विजय को अपनी मौत अब साफ दिखाई देने लगी थी। तभी ऊपर से किसी ने वो ढक्कन खोल दिया और एक सटीक गोली उस मुर्दे के मारी तो वो मुर्दा बाकी मुर्दों पर जा गिरा और विजय तेजी से ऊपर चढ़ता चला गया। ऊपर आकर उन लोगों ने तेजी से वो ढक्कन बंद कर दिया और उस पर बैठकर हांफने लगे। तुम यहाँ कैसे आए? थोड़ी सांस काबू में आने के बाद विजय ने अंकित से पूछा। तुम्हारी गोलियों की आवाज से मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम कहाँ हो, अंकित ने कहा। वहाँ पर कैसी हालत है और तुम्हारे दोनों साथियाँ कहाँ हैं? विजय ने पूछा। वहाँ पर हालत बहुत बुरी है। इन लोगों ने अपना एक जहाज बना लिया है और इनका इरादा साफ है। इन्हें पता है कि हम लोग यहाँ हैं और ये हमारे जहाज पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए मैंने कर्नल को ये सूचना जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए अपने दोनों साथियों को भेज दिया है, अंकित ने बताया। ये काम तो आप अपने सैटेलाइट फोन से भी कर सकते थे, हिमांशी ने कहा। वहाँ पर उन मुर्दों ने हम पर हमला कर दिया था, उसी बीच मेरा फोन कहीं गिर गया, अंकित ने बताया। 1 मिनट रुको, मैं अपना सैटेलाइट फोन निकालता हूँ, विजय ने कहा और जब जेब से फोन निकाला तो वो टूटा हुआ था। उस फोन को देखकर विजय और अंकित ने एक दूसरे को निराशा से देखा। जो होना था हो गया, अब आगे क्या करने की सोची है? अंकित ने विजय से पूछा। कर्नल अपना बचाव खुद करने में सक्षम हैं, हम वही करेंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे पास अब गोलियां नहीं बची हैं, विजय ने कहा। डॉक्टर, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन इससे पहले हमें इन मुर्दों का इंतजार करना पड़े जो इस सीवर से बाहर आना चाहते हैं, अंकित ने कहा। वरुण जब रितु और निशा के साथ शहर के पास आया तो शहर से उड़ते धुएं से शहर की हालत का अंदाजा हो रहा था। लगता है वो मुर्दे शहर में भी पहुंच गए हैं, वरुण ने कहा। फिर भी हमें वहां जाकर देखना चाहिए, निशा ने कहा। वो तीनों धीरे धीरे चलते हुए शहर में आ गए। शहर बिल्कुल सुनसान था, ऐसा लगता था जैसे उस शहर में कोई नहीं रहता हो। तभी उन्हें एक शॉप के पास कुछ आहट महसूस हुई। आप दोनों यहीं रुकिए, ये कहकर निशा ने बंदूक को कसकर थाम लिया और सामने का निशाना लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही निशा उस दुकान के पास पहुंची तो देखा कि कोई उस दुकान में था। निशा तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर घुसी। उस आदमी पर अपनी बंदूक तान दी। अपनी बंदूक नीचे कर लो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उन मुर्दों में से नहीं हूँ, उस आदमी ने कहा जो कि मयंक था। मेरा नाम मयंक है और मैं एक तट रक्षक अधिकारी हूँ, मयंक ने कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निशा ने पूछा तो मयंक ने अपना हाथ उसे दिखाया। ओ, तुम्हारे हाथ की तो हड्डी बाहर आ गई है, निशा ने कहा। हाँ, इसलिए मैं इस जगह आया हूँ। इस मेडिकल स्टोर में मुझे जरूरी अपने मतलब का सामान मिल जाएगा, मयंक ने कहा। उन लोगों को भी अंदर बुला लो, मयंक ने थोड़ा रुककर कहा। तो निशा ने बाहर जाकर उन लोगों को भी अंदर आने का इशारा किया। वरुण रितु को सहारा देकर अंदर ले आया। निशा उस मेडिकल स्टोर में कुछ सामान देखने चली गई। चलो आप दोनों बैठ जाओ, मैं जरा आप दोनों को पट्टी बांध देती हूँ, निशा ने कहा। और इस टूटी हड्डी का क्या करोगी? मयंक ने पूछा। उसका भी इंतजाम हो जाएगा, निशा ने ऋतु के पैर पर पट्टी बांधते हुए कहा। निशा मयंक के पास आई तो मयंक ने उसे थोड़ा शक की निगाहों से देखने लगा। चिंता मत करो, मैं एक प्रोफेशनल नर्स हूँ और मैंने इसका कोर्स भी किया हुआ है, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा और मयंक को एक इंजेक्शन लगा दिया। ध्यान रखना कि तुम्हें इस हाथ पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, नहीं तो अगर ये हड्डी पूरी टूट गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, निशा ने मयंक से कहा। कोई नहीं, उन मुर्दों के लिए मेरा एक ही हाथ ही बहुत है, मयंक ने कहा। मेडिकल स्टोर के बाहर फिर से कुछ मुर्दे दिखाई देने लगे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा, वरुण ने कहा। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ और जरूरी सामान रख लेती हूँ, निशा ने कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग पीछे के रास्ते से वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, पार्ट 4 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।